हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम, यानी कि विदेशी विनिमय की समस्या के समाधान और सजेशंस फॉर करेक्टिंग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्रतिकूल भुगतान संतुलन दूर करने हेतु सुझाव। सरकार द्वारा अपनाए गए उपयुक्त उपायों के अतिरिक्त भारत के विदेशी विनिमय संकट को हल करने की दिशा में अगले के सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर 1 है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ आयात की जाने वाली वस्तुओं का देशी उत्पादन द्वारा प्रतिस्थापन करना है, अर्थात जो वस्तुएं हम विदेशों से मंगवाते हैं उन्हें देश में ही उत्पादित करना है। आयात प्रतिस्थापन निर्यात प्रोत्साहन की भांति भारतीय अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर विकास के लिए बहुत आवश्यक है। निर्यात प्रोत्साहन द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, जबकि आयात प्रतिस्थापन द्वारा विदेशी मुद्रा की बचत करते हैं। नंबर 2 एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात वृद्धि, प्रतिकूल भुगतान संतुलन अथवा विदेशी विनिमय संकट को दूर करने हेतु हमें अपने निर्यात में वृद्धि करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए। नंबर 3 रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेस्टिक डिमांड, वस्तुओं की घरेलू मांग को सीमित करना। वस्तुओं की आंतरिक मांग को विशेषकर उच्च आय वाले वर्ग के लोगों की गैर परंपरागत वस्तुओं की मांग को सीमित करने के लिए काफ़ी सुदृढ़ वित्तीय और राजस्व विषयक नीति अपनाने की आवश्यकता है, ताकि निर्यात अतिरेक में वृद्धि हो सके। नंबर 4 प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्यों में स्थिरता। निर्यात में सुव्यवस्थित ढंग से वृद्धि करने के लिए मूल्यों में स्थिरता लाना आवश्यक है। जब तक आंतरिक लागत मूल्य स्तरों को काफ़ी सीमा तक कम नहीं किया जाएगा, तब तक निर्यातकों से प्राप्त साधनों का उत्तरोत्तर अधिक उपयोग देश के बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता रहेगा। नंबर 5 सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए ताकि विदेशी सहायता पर कम से कम निर्भर रहे। विदेशी सहायता से होने वाले अपव्यय व रिसावों को न्यूनतम करें तथा जहां तक संभव हो सके अपने विकास की योजना को अपने घरेलू साधनों तक ही सीमित रखें। नंबर 6 है एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, खनिज साधनों का विदोहन। देश में उपलब्ध खनिज प्रसाधनों के शोषण की अनुमति विदेशियों को निम्न शर्तों पर दी जा सकती है। नंबर 1 विदेशी फर्म को सरकार रॉयल्टी का विदेशी मुद्रा में भुगतान करें। निर्यात से पहले खनिजों का भारत में ही विधायन किया जाए। उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत ही निर्यात किया जाए। आंतरिक उपभोग के लिए मूल्यों की अधिकतम सीमाएं निर्धारित की जाएं। नंबर 7 डेवल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देशों की मुद्रा की अपेक्षा कम हो जाना। किसी मुद्रा के अवमूल्यन की आवश्यकता मुख्य रूप से उस समय होती है जब देश के आयात निर्यात से अधिक होने लगते हैं। अवमूल्यन के कारण आयात महंगा हो जाता है तथा निर्यात सस्ता हो जाता है। नंबर 8 डिफ्लेशन, यानी कि कीमतों में कमी। इसका अभिप्राय यह है कि देश में उत्पादित वस्तुओं की कीमतों को कम किया जाए। इसके फलस्वरूप देश के द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं विदेशियों को सस्ती प्राप्त हो सकेंगी। इसके कारण देश के निर्यात बढ़ेंगे। नंबर 9 अट्रैक्शन टू फॉरेन टूरिस्ट्स, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों में आकर्षक पिकनिक स्थानों, अट्रैक्टिव पिकनिक स्पॉट्स का निर्माण करना चाहिए। सरकार इस प्रकार के स्थानों को विकसित करने में पर्याप्त धनराशि खर्च करती है। इसके अतिरिक्त विदेशी पर्यटकों को यातायात तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इन विदेशी पर्यटकों से पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा
प्राप्त हो सकती है। विदेशी विनिमय संकट का स्थायी निराकरण मूलतः यह है कि देश अपने साधनों की सीमा में ही रहने का संकल्प ले और योजनाओं के कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित करे कि उनमें कम से कम विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत जैसी विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का विदेशी विनिमय संकट आना कोई असाधारण बात नहीं है। इस संकट में हमें निरुत्साही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास कर रही है। इसलिए विदेशी विनिमय का यह संकट अधिक समय तक नहीं होगा। नंबर 10, टारगेटेड इनिशिएटिव्स, लक्षित पहल। आंतरिक प्रवाह और अप्रवासी जमा को बढ़ाने की लक्षित पहल किए जाना चाहिए। जैसे विदेशी आंतरिक प्रवाह को प्रोत्साहन देने हेतु डॉलर पर आधारित दीर्घावधि बॉन्ड जारी करना चाहिए। नंबर 11, बिलेटरल एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स, द्विपक्षीय व बहुपक्षीय समझौते। सरकार को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से स्थानीय मुद्रा भुगतान को प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि तीसरी मुद्रा डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। इन कदमों से रुपये पर दबाव कम होगा। नंबर 12, इफेक्टिव इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, प्रभावी आयात व निर्यात नीति। भारत को अपने व्यापार से संबंधित प्रभावी आयात निर्यात नीति बनानी चाहिए। निर्यात को बढ़ावा देकर तथा आयात निर्यात के बीच संतुलन स्थापित करके व्यापार घाटे को पाटना अति आवश्यक है। नंबर 13, ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि व्यापार समझौते। भारत अपने पड़ोसी देशों, आसियान तथा अन्य विकासशील देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाकर निर्यात बढ़ा सकता है। उक्त देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA तथा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA करके भी भारत द्विपक्षीय व्यापारिक गतिविधियों में तेजी ला सकता है। नंबर 14 है सेल ऑफ गोल्ड यानी कि स्वर्ण का विक्रय। सदियों तक सोने का एक तरफा प्रवाह होने के कारण भारत में सोने का प्रमुख बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा हो गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 11 लाख करोड़ डॉलर का 20,000 टन से ज़्यादा यानी भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधे के बराबर का सोना हमारे यहाँ इकट्ठा हो गया है। मई 2013 में तिरुपति 2,250 किलो सोना भारतीय स्टेट बैंक में जमा करके शुरुआत की है। यदि अन्य प्रमुख मंदिर भी ऐसा करते हैं तो जल्दी ही घरेलू बाजार में सोने की बाढ़ आ जाएगी, आयात रुक जाएगा। दुनिया में सोने के भाव एकदम से गिर जाएंगे और रुपया फिर मजबूत हो जाएगा। अब रिजर्व बैंक को ऐसे नियम बनाना होंगे जो बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को स्वर्ण आधारित रचनात्मक वित्तीय साधन निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित करें। भारत के समृद्ध आर्थिक भविष्य का रास्ता सोने से ही खुलेगा। नंबर 15, अदर सजेशंस यानी कि अन्य सुझाव। कच्चे तेल का उपभोग कम करने के लिए उसका कम उपयोग किया जाना चाहिए तथा ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को खोजना चाहिए। नंबर 2, सोने का कम उपभोग करने के लिए सोने के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाना देना चाहिए और जन सामान्य का इस संबंध में सहयोग की अपील करनी चाहिए। नंबर 3, निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र का अधिक सुदृढ़ करना चाहिए। अब आता है सप्लाई ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की पूर्ति। इससे पहले मैं आपको बता दूं मुद्रा क्या है, इसके बारे में बता रहा हूँ। मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है जो कि सामान्य संपत्ति से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की गई हो। यह व्यापक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान व ऋणों के निपटारे में प्रयुक्त की जाती है, पर इसके लेन देन में भुगतान करने वाले व्यक्ति की स्थिति व प्रतिष्ठा से कोई संबंध नहीं होता। कोई भी इसे ले दे सकता है। अतः मुद्रा सामान्य स्वीकृति प्राप्त वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में प्रयुक्त होती है।
मनुष्य बहुत ही प्राचीन काल से वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का प्रयोग कर रहा है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता जा रहा है, मुद्रा की प्रकृति सुविधाजनक विनिमय के माध्यम और विभिन्न समय पर भुगतान की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रही है, जैसा कि आगे सरणी में बदलती रही है। अब आते हैं मुद्रा की पूर्ति यानी कि सप्लाई ऑफ मनी। डेफिनेशन इसकी सुनिए, यानी कि पहले इसका मीनिंग। मुद्रा पूर्ति से तात्पर्य है किसी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्राओं की कुल मात्रा से है। वैधानिक मुद्रा में देश में चलन में आए नोट व सिक्के शामिल हैं, जो कि विनिमय के माध्यम के रूप में काम में लाए जाते हैं। वर्तमान में बैंक मुद्रा, साख मुद्रा भी विनिमय माध्यम के रूप में काम में लाई जाती हैं, अतः बैंक मुद्रा को भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाता है। इसकी परिभाषा है, मुद्रा मुख्य रूप से दो कार्य करती है। नंबर फर्स्ट है विनिमय का माध्यम और नंबर सेकंड है मूल्य का संचय। मुद्रा के इन दोनों कार्यों के आधार पर मुद्रा की पूर्ति को भी दो अर्थों में परिभाषित किया गया है। नंबर ए, नैरो अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति। संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली चलन में संपत्ति मुद्रा की मात्रा से है, तथा जो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय संबंधी भुगतान व ऋणों की अदायगी के लिए सर्वसंपत्ति से स्वीकार की जाती है। इस प्रकार संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति को विनिमय के माध्यम के रूप में ही मापा है। चलन में मुद्रा की मात्रा में वैधानिक मुद्रा, नोट तथा सिक्के तथा बैंक मुद्रा को शामिल किया जाता है। बैंक मुद्रा में केवल मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट ही शामिल हैं। संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति को M1 से प्रकट करते हैं। इस समीकरण के रूप में मुद्रा की पूर्ति M बराबर जनता के पास करेंसी नोट प्लस सिक्के प्लस बैंक की मांग जमा, यानी सप्लाई ऑफ मनी M बराबर करेंसी नोट प्लस कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।